नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है बीटा डीके। आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारी दो वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो है हमारी रेडियो एक्टिविटी पर और दूसरी वीडियो है हमारी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पर। अगर आप उन वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी या फिर उस सहायता मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में पढ़ा क्या था। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जो न्यूक्लियस है उसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली कुछ पार्टिकल और कुछ रेडिएशन का क्या करते रहते हैं, इमिशन करते रहते हैं। और हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उससे या तो क्या निकल सकता है, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल सकता है, या फिर क्या निकल सकता है, बीटा पार्टिकल बाहर निकल सकता है, या फिर क्या निकल सकता है, गामा रेडिएशन बाहर निकल सकता है। हमने ये पढ़ा था कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4, और जो यह बीटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होता है। और जो एक गामा रेडिएशन होता है ये क्या होता है, हमारा फोटोन होता है। क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, और जब भी किसी न्यूक्लियस से, किसका न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से जब भी कोई अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तब हम उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, अल्फा डीके बोल देते हैं, जो हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। और जब भी किसी सब्सटेंस से या फिर जब भी किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तब उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, बीटा डीके बोल देते हैं। ठीक है, और आज हम इसी बीटा डीके के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बीटा डीके क्या है, कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का न्यूक्लियस है और उससे एक बीटा पार्टिकल या फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, बीटा डीके बोल देते हैं। ठीक है, नाउ समझते हैं कि बीटा डीके में होता क्या है। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, कोई एक एक्स न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर क्या है, A है, और ये किससे गुजर रहा है, बीटा डीके हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है, और बीटा डीके जैसे ही होगा तो यहाँ पर मुझे एक नया न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा यहाँ पर जो नया न्यूक्लियाई देखने को मिला वो क्या है, Y है। तो अगर इस X में बीटा डीके होकर ये Y हमको नया न्यूक्लियाई देखने को मिला तो यहाँ पर देखा गया है कि जब भी कोई न्यूक्लियाई में बीटा डीके होता है तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आता है, यानी जो मास नंबर रिएक्शन से पहले था वो मास नंबर रिएक्शन के बाद भी है, लेकिन जो इसका एटॉमिक नंबर है वो यहाँ तो क्या कर जाता है, एक इंक्रीज कर जाता है या फिर क्या कर जाता है, एक डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी जब भी किसी न्यूक्लियस में क्या होगा, बीटा डीके होगा, उसका मास नंबर तो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर या तो क्या कर जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा या फिर एक क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब ये है या तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा या फिर एक प्रोटॉन घट जाएगा। कब, जब हमारे पास क्या होगा, किसी न्यूक्लियस में बीटा डीके होगा। ठीक है, नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब देखो मास नंबर तो क्या रह रहा है, अनचेंज रह रहा है। अगर इस इक्वेशन को मैं ध्यान से देखूं तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रही है। ये मास नंबर तो क्या रह रहा है हमारा, अनचेंज रह रहा है। तो जब एक प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा होगा, जब एक प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा होगा तब यहां पर एक न्यूट्रॉन क्या कर जा रहा होगा, डिक्रीज कर जा रहा होगा। तभी तो ये ए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या अनचेंज रहेगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, जब एक प्रोटॉन क्या किया, इंक्रीज किया, तब एक न्यूट्रॉन क्या कर जा रहा होगा, डिक्रीज कर जा रहा होगा। कब, जब बीटा डीके हो रहा होगा। और जब बीटा डीके के दौरान एक प्रोटॉन जब डिक्रीज कर गया, यानी एक प्रोटॉन कम हो गया, तब यहां क्या हुआ होगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया होगा। किसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तभी यहां पर जो ए है वो क्या रहा होगा, कंजर्व रहा होगा। ठीक है, तो इस आधार पर, यानी जब ये प्रोटॉन यहां पर एक इंक्रीज कर जा रहा है और एक डिक्रीज कर जा रहा है, इस आधार पर बीटा डीके को दो प्रकार से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। तो जो पहला प्रकार है वो है हमारा क्या, बीटा नेगेटिव डीके। कौन सा वाला, बीटा नेगेटिव डीके। और दूसरा जो टाइप है वो हमारे पास क्या, बीटा पॉजिटिव
डीके। ठीक है, पहला क्या है बीटा नेगेटिव डीके और दूसरा क्या है बीटा पॉजिटिव डीके। और ये जो हमारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे किया, इस बेसिस पे किया कि बीटा डीके के दौरान कि कभी क्या होता है एक प्रोटॉन इंक्रीज कर जाता है और कभी क्या होता है एक प्रोटॉन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और जब प्रोटॉन क्या किया यहाँ पर इंक्रीज किया तब हम क्या कहेंगे उसको बीटा नेगेटिव डीके कहेंगे। क्या कहेंगे बीटा नेगेटिव डीके। कब, जब प्रोटॉन एक इंक्रीज किया, और जब प्रोटॉन एक डिक्रीज किया तब हम उसे हम क्या बोलेंगे बीटा पॉजिटिव डीके बोलेंगे। ठीक है ना, अब एक एक करके इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं किसको हम बीटा नेगेटिव डीके को। किसको समझते हैं बीटा नेगेटिव डीके को। ठीक है, ओके नाउ जैसे कि अभी हमने देखा कि बीटा नेगेटिव डीके कब होगा, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है एक एक्स न्यूक्लियाई है और इस एक्स न्यूक्लियाई का मास नंबर कितना है जेड है, सॉरी मास नंबर कितना है ए है और एटॉमिक नंबर कितना है जेड है। इसमें क्या हो रहा है बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है। और तो यहाँ पर मुझे नया न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। अगर बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो एक यूनिट क्या कर जाता है इंक्रीज कर जाता है, लेकिन यहाँ पर मास नंबर क्या रहा हमारा कंजर्व रहा। और यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला एक बीटा नेगेटिव देखने को मिला। अब ये क्या है बीटा नेगेटिव है और बीटा नेगेटिव यानी क्या है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यानी एक्स जेड ए इज चेंजेस टू वाई किसमें जेड प्लस 1 ए प्लस क्या इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब समझते हैं कि इस रिएक्शन के दौरान एक्चुअल में क्या हुआ। अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि अगर एक प्रोटॉन इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में थ्योरेटिकली या फिर जो नई थ्योरी है इस बीटा डीके पर वो बताती है कि जब भी हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होगा एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा जब भी बीटा नेगेटिव डीके होगा एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो देखने को मिलेगा। एंटी न्यूट्रिनो क्या है, एंटी न्यूट्रिनो क्या है एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जब भी बीटा नेगेटिव डीके होगा किसी न्यूक्लियस के अंदर तो एक्चुअल में उसके अंदर क्या हो रहा होगा एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब देखो जैसे ही एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा यानी यहां पर एक प्रोटॉन क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में, यानी एक न्यूट्रॉन क्या कर गया है डिक्रीज कर गया है। कहने का मतलब क्या हुआ मास नंबर क्या रहा हमारा अनचेंज रहा। तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा नेगेटिव डीके हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में बीटा नेगेटिव डीके के दौरान क्या होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं अब इस रिएक्शन के लिए या फिर इस न्यूक्लियर प्रोसेस के लिए क्यू वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, आंसर है हाँ निकाल सकता हूँ। तो देखो तो इसके लिए क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू वैल्यू इक्वल टू क्या होता है रेस्ट मास एनर्जी बिफोर रिएक्शन माइनस रेस्ट मास एनर्जी आफ्टर रिएक्शन। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास ये क्या दिया है एक्स बिफोर रिएक्शन, मैंने इसका न्यूक्लियर मास क्या मान लिया mn ऑफ ए जेड का मतलब उस न्यूक्लियाई का मास जिसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है। फिर यहाँ पर क्या कर दूंगा माइनस क्या आ जाएगा मास ऑफ ब्रैकेट के अंदर मास ऑफ प्रोडक्टिव न्यूक्लियर क्या है यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ किसका ए जेड प्लस 1 एंड प्लस एक चीज और है यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड ये ब्रैकेट क्लोज इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास क्यू वैल्यू होगी ना। उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम एटॉमिक मास के टर्म में लिख सकते हैं, आंसर यहाँ लिख सकते हैं। देखो कैसे ये क्या हो जाए ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियर मास है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियर मास है। ठीक है, अगर इस न्यूक्लियर मास को मैं एटॉमिक मास के टर्म में कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉनिक मास माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा न्यूक्लियर मास बचेगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो एटॉमिक मास है वो क्या है कैपिटल ए है कैपिटल एम है कैपिटल एम ए जेड माइनस अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जेड इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा ये माइनस ओके ये ब्रैकेट ओके। नाउ सिमिलरली जैसा मैंने इसके लिए किया सिमिलरली इसके लिए भी कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ए जेड प्लस 1
एंड माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर Z+1 इंटू ME आ जाए, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे Z+1 होंगे, एंड प्लस कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर ME आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज इंटू C² आ गया। ठीक है, नाउ इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास क्या, मास ऑफ A, Z, यानी एटॉमिक मास ऑफ A, Z। एंड देखो ये क्या है यहाँ पर Z, और ये यहाँ क्या बचा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस ये क्या हो गया यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का ZME बचा, और ये प्लस आ जाएगा बाहर, फिर माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर जो रिजल्ट बचा वो क्या बचा हमारे पास MA माइनस MA, Z+1 बचा, एंड मल्टीप्लाई में क्या आ गया इधर पर C² आ गया। ये क्या आ गई हमारे पास Q वैल्यू फॉर बीटा नेगेटिव डीके आ गई। नाउ सिमिलरली हम किसके लिए देख लेंगे, अब यहाँ पर हम बीटा पॉजिटिव डीके के लिए देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं किसकी, बीटा पॉजिटिव डीके की। जैसे कि यहाँ पर बीटा नेगेटिव डीके के दौरान क्या हुआ, जो एटॉमिक नंबर है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक यूनिट क्या कर गया हमारा इंक्रीज कर गया। सिमिलरली बीटा पॉजिटिव डीके के दौरान एक जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक यूनिट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास सिमिलरली जैसे वहां अज्यूम किया था कि एक मेरे पास क्या है यहाँ पर न्यूक्लियस है A, Z, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है A है, और एटॉमिक नंबर Z है, और मास नंबर कितना है A है। इसमें क्या हुआ, बीटा पॉजिटिव डीके हुआ, और जैसे ही बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो यहाँ पर जो मास एटॉमिक नंबर होगा वो एक यूनिट क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और मास नंबर क्या रहता है हमारा अनचेंज रहता है। एंड प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है हमारा, ये जो बीटा पॉजिटिव होता है ये क्या होता है इसे समझते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, एंड कन्वर्टेड इनटू ये क्या आ जाएगा Z-1 यहाँ पर A पॉजिटिव प्लस दिस E क्या है यहाँ पर, यह है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन क्या होता है, पोजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो पोजिट्रॉन है वो क्या है, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है उसका एंटी पार्टिकल, इसे हम क्या बोलेंगे पॉजिट्रॉन। ये कैसा होगा, इसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ अब समझते हैं कि अगर यहाँ पर एक प्रोटॉन की कमी हुई और यहाँ पर मास नंबर कंजर्व रहा, या मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, N+Z होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और यहाँ पर A क्या है, वो क्या है कंजर्व है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि यहाँ पर जो हमारा क्या है प्रोटॉन है वो एक क्या कर जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। अगर मुझे इसे क्या करना है, कंजर्व करना है, तो ये जो न्यूट्रॉन होगा उसे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन बढ़ गया होगा और एक प्रोटॉन क्या हो गया है, कम हो गया है। तो बीटा पॉजिटिव डिग्री के दौरान क्या होता है, एक न्यूट्रॉन इंक्रीज कर जाता है और एक प्रोटॉन क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और मॉडर्न थ्योरी के अनुसार इस बीटा डिके को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, जब भी किसी न्यूक्लियाई में बीटा पॉजिटिव डिके होगा तब एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी के अनुसार क्या है कि जब भी किसी न्यूक्लियाई में बीटा पॉजिटिव डिके होगा तब एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ हमको क्या इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो देखने को मिला था, उसी तरीके से यहाँ हमको क्या देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो देखने को मिलेगा। तो जब भी हम किसकी बात करेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके की बात करेंगे, तब एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, किसी उस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, नाउ जैसे सिमिलरली हमने यहाँ पर किसकी बात करी थी, क्यू वैल्यू की बात की थी। सिमिलरली हम यहाँ भी क्यू वैल्यू की बात कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो क्यू वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ। जैसे हमने यहाँ पर न्यूक्लियर मास के टर्म में, यानी रेस्ट मास एनर्जी बिफोर रिएक्शन माइनस रेस्ट मास एनर्जी आफ्टर रिएक्शन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, न्यूक्लियर मास ऑफ किसका, A, Z एंड माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियर मास ऑफ किसका, न्यूक्लियर मास ऑफ A, Z -1 एंड यहाँ पर फिर
प्लस कितना आ जाएगा, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, और मास ऑफ पॉजिट्रॉन किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, नाउ इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर, ओके, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पर ये क्या है हमारा, किस में है ये है हमारा न्यूक्लियर मास में। अगर इसको हम एटॉमिक मास के टर्म में लिखें तो ये क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ A, Z माइनस क्या कर देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मास, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे Z, और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ A, Z माइनस 1, एंड यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, देखो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है यहाँ पर, Z माइनस 1 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का कितना आ गया हमारे पास, ME आ गया, एंड ये ब्रैकेट क्लोज, एंड मल्टीप्लाई में कितना आ गया, C स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ अब ये देखो ये बाहर आ गया इधर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का ME क्या आ जाएगा, प्लस का 2ME आ जाएगा, और यहाँ पर एक और है क्या, माइनस का ZME है, और माइनस ZME जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ZME, और इन दोनों वो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास क्या, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ A, Z माइनस एटॉमिक मास ऑफ A, Z माइनस 1, एंड ये माइनस हो जाएगा बाहर आके, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 2ME आ जाएगा। ठीक है, एंड इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी Q वैल्यू फॉर बीटा पॉजिटिव डीके आ गई। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर बीटा पॉजिटिव डीके क्यों हुआ और यहाँ पर बीटा नेगेटिव डीके क्यों हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज क्यों हुआ और यहाँ पर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज क्यों हुआ। आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर ये है कि यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस एक्स है इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जो एक्सेस है वो जरूरत से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस हमारे पास एक्स हमने अज्यूम कर रखा है, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनकी एक्सेस जरूरत से ज्यादा है। अगर जरूरत से ज्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ज्यादा होने से यानी जरूरत से ज्यादा होने से क्या होगा, इस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए क्या कर जाएगा कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एक्स यहां पर न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स लगेगा, उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो हमारा प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और हमें यहाँ पर एक स्टेबल न्यूक्लियाई देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर बीटा डिके हो रहा है। और ये क्या निकाल दी हमने, बीटा डिके के दौरान जो क्यू वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक है, नाउ अब एक सिमिलर प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं। वो प्रोसेस कौन सी है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इसको समझने से पहले थोड़ा इधर आते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ मैंने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लूँ अगर ये प्रोटॉन कैसा है, आइसोलेटेड प्रोटॉन है। कैसा प्रोटॉन है, आइसोलेटेड प्रोटॉन है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है कि कोई एक आइसोलेटेड प्रोटॉन है हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है, आंसर है ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो ग्रेटर होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इस रिएक्शन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे पास कम मास था और हमको प्रोडक्ट में ज्यादा मास मिला। क्या ऐसा पॉसिबल है, आंसर है नहीं। तो ये रिएक्शन इस प्रोटॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को समझाने के लिए कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा किसको, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर को। तो ठीक है, देखते हैं किसको हम, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर को। तो मैंने जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, कोई एक एटम है, क्या मान लिया हमने, हमारे पास एक क्या है, एटम है, और एटम के सेंटर में क्या होता है, हम सब जानते हैं न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों ओर डिफरेंट सेल में क्या भरे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये के सेल है, ये एल सेल है, एंड सो ऑन आगे को। ठीक है, और यहाँ पर जो के सेल होते हैं इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, नाउ अब ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसके कारण, इसमें जो प्रोटॉन होते हैं उनके कारण। तो ये न्यूक्लियस क्या करता है कि जो यहाँ पर जो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मोस्टली कौन से इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर होते हैं, के सेल में होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। क्या कर लेता है, इन इलेक्ट्रॉन को
कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस कैप्चर किए गए इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक न्यूट्रिनो भी देखने को मिलता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोल देते हैं। ऑर्बिटल क्यों बोला, क्योंकि इसने क्या किया, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया। ठीक है, अब इससे जो ये न्यूक्लियस है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, तो ये फिर से हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है जेड और ये यहाँ पर इसका मास नंबर कितना है, ए है, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होने का मतलब इससे एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया यानी यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कर जाएगा, एक डिक्रीज कर जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर जो नया न्यूक्लियर बना वो क्या है, जेड है, तो जेड में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे कितने होंगे, Z-1। अब एक नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज हुआ है तो न्यूट्रॉन इंक्रीज भी तो हो गया है, तो यहाँ यानी यहाँ पर जो मास नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी वो अनचेंज रहेगा। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक न्यूट्रिनो भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या होगी, हमारे पास प्रोसेस होगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए। ठीक है ना, इसके लिए हम क्यू वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्यू वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास न्यूक्लियर मास ऑफ किसका, ए कॉमा जेड, न्यूक्लियर मास ऑफ ए कॉमा जेड एंड माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ किसका, वाई किसका, ए कॉमा जेड -1 एंड मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका ये क्या आ गया, इसके लिए क्यू वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने देखा कि जो बीटा नेगेटिव डिके होता है वो क्या होता है, और बीटा पॉजिटिव डिके क्या होता है वो क्या होता है, और बीटा पॉजिटिव डिके को हम किससे एक्सप्लेन करेंगे, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा यहाँ पर से क्या निकलेगा, कुछ रेडिएशन निकलेगा, एक्सरे निकलती है यहाँ से। ठीक है, एक्सरे रेडिएशन निकलेगा। हम इस प्रोसेस के बारे में आगे आने वाले चैप्टर में और भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में और क्या क्या चीजें होती हैं। आई होप आपको बीटा डिके यहाँ पर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।